वेलकम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मानसिंह राजपूत। निर्मल पीजी कॉलेज द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन कक्षाओं में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम आपके बीएससी पार्ट थर्ड ईयर के पेपर नंबर फर्स्ट के यूनिट नंबर सेकंड थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड ठोसों के ऊष्मीय गुण के बारे में अध्ययन कर रहे थे। और इस यूनिट में हमने ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा के सिद्धांत पर डिफरेंट जो साइंटिस्ट थे उन्होंने अपने अपने क्या मॉडल प्रस्तुत किए थे उनके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। हमने ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा के सिद्धांत पर सबसे पहले बच्चों अध्ययन किया था ड्यूलोंग और पेटिट लॉ का। किसका? ड्यूलोंग और पेटिट लॉ का। उसके पश्चात आइंस्टाइन मॉडल और ये सभी वैज्ञानिकों ने जो मॉडल प्रस्तुत किए थे वो किसके लिए प्रस्तुत किए थे? स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स के लिए, ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा के सिद्धांत के लिए। तो देखो, अब नंबर 3 है बच्चों आपका डीवाई मॉडल। कौन सा मॉडल है बच्चों? डीवाई मॉडल। तो ये डिफरेंट वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत दिए थे इस लॉ के बारे में, या फिर स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड को अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीके से समझाया था। इन्होंने बताया था किससे? क्लासिकल थ्योरी से, चिरसम्मत सिद्धांत से। और यहाँ जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट आते थे आपके सीबी बराबर क्या आते थे? 3R के बराबर, कि जो आपकी स्पेसिफिक हीट होगी, विशिष्ट ऊष्माधारिता होगी, वो ठोसों की वो क्या होगी? 3R के बराबर। अब पाया ये गया कि सभी सॉलिड्स के लिए ये स्पेसिफिक हीट नहीं हो सकती। ये क्या है आपका? एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। क्या है? एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स। तो ड्यूलोंग पेटिट ने जो रिजल्ट दिया था वो क्या आया था? सीबी बराबर 3R। पर हम देख रहे थे कि सभी प्रकार के जो ठोस है उनके लिए सीबी बराबर 3R वैलिड नहीं है। ये ओनली किसके लिए वैलिड है? फॉर हायर टेम्परेचर लिमिट्स के लिए। उच्च ताप पर ये वैलिड है। जैसे जैसे टेम्परेचर आपका शून्य की ओर अग्रसर होगा, शून्य की ओर अर्थात जो आपको ग्राफ बनवाया था सीबी और टी के मध्य, तो जैसे जैसे टेम्परेचर शून्य की ओर अग्रसर होता है तो आपकी विशिष्ट ऊष्माधारिता का मान 0 के बराबर हो जाता है। अर्थात ड्यूलोंग तथा पेटिट लॉ निम्न ताप पर ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा को एक्सप्लेन करने में क्या रहे? असमर्थ रहे। उसके पश्चात बच्चों, जैसा कि आप जानते हो, मैंने बताया था सन 1906 में कौन आए? आइंस्टाइन। और आइंस्टाइन ने देखो जो मॉडल प्रस्तुत किया उसमें उन्होंने बेस क्या क्या माना कि जो एटम्स हैं सॉलिड के जो एटम्स हैं वो क्या है? एक एसएचएम मोशन कर रहे हैं। क्या है? जो सॉलिड में जो एटम्स हैं, परमाणु हैं, वो क्या कर रहे हैं? सरल आवर्ती दोलित्र की भांति क्या कर रहे हैं? व्यवहार कर रहे हैं। और उनके दोलनों की जो आवृत्ति है म्यू, क्या दोलनों की आवृत्ति म्यू क्या है? सबकी समान है। और यदि आवृत्ति समान होती है तो उस आवृत्ति को क्या बोलते हैं? प्रसामान्य कंपन की प्रसामान्य विधा, नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन। और क्या बोला था इन्होंने अपनी अवधारणा में, आइंस्टाइन ने, कि जो एटम्स हैं वो क्या करेंगे? मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी का पालन करेंगे। अर्थात जो पार्टिकल होंगे, ये जो पार्टिकल होंगे वो कौन से होंगे? डिस्टिंग्विशिबल, अर्थात पहचाने जा सकते हैं बच्चों। देखो, जो पार्टिकल आपको प्राप्त होंगे वो क्या प्राप्त होंगे? आपके डिस्टिंग्विशिबल पार्टिकल। डिस्टिंग्विशिबल का मतलब होता है ऐसे पार्टिकल जिन्हें हम पहचान सकते हैं, अर्थात उनमें अपन डिफरेंस महसूस कर सके। जैसे यदि मैं 4 पार्टिकल लूं A B C D,
तो ए बी सी डी को आप पहचान सकते हो कि ए पार्टिकल कौन सा है, बी कौन सा है, सी कौन सा है और डी कौन सा है। और क्या करते थे ये मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन जो फंक्शन होता था, मैक्सवेल बोल्ट्जमान का ऊर्जा वितरण नियम, एक्सपोनेंशियल माइनस एन ओवर केबीटी की क्या करते थे, पालना करते थे। और मेन बेसिस क्या था, इन्होंने क्या माना था, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत को, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर इन्होंने एक्सप्लेनेशन दी थी कि ठोसों की जो विशिष्ट ऊष्मा है उसको कैसे परिभाषित किया जाए। अब ये जो सरल आवर्ती दोलित्र होते थे बच्चों, ये जो सरल आवर्ती दोलित्र होते थे उनकी एनर्जी किससे दी जाती थी, एन बराबर एन प्लस हाफ एच कट ओमेगा या फिर एन प्लस हाफ एच न्यू के द्वारा, जहां पर आपकी देखो एन देखो दो प्रकार की एनर्जी से मिलकर बनी हुई होती थी। एक तो आप बोलते थे प्लांक क्वांटम के सिद्धांत के अनुसार जो एनर्जी होती है आपकी एच न्यू के बराबर, किसके बराबर होती है, प्लांक के सिद्धांत के अनुसार जो एनर्जी रिप्रेजेंट की जाती है एक फोटोन पैकेट की, किससे प्रेजेंट की जाती है, एच म्यू के बराबर। और हमने इससे पहले फोनोन की अवधारणा पढ़ी थी, तो हम देख रहे थे कि फोनोन की एनर्जी भी उसी प्रकार दी जाती है जिस प्रकार से हम फोटोन की एनर्जी को डिफाइन करते हैं। प्लस और एन बराबर यदि 0 पुट कर दो तो ये शून्य बिंदु ऊर्जा और ऐड हो रही थी। इसमें कौन सी ऊर्जा ऐड हो रही थी बच्चों, शून्य बिंदु ऊर्जा, एन एच न्यू के बराबर, किसके बराबर, सॉरी ये तो फोनोन की ऊर्जा हो गई एन एच म्यू, और 1/2 एच न्यू आपकी शून्य बिंदु ऊर्जा। तो आपको टोटल जो एनर्जी दी जाती थी किससे दी जाती थी, 1/2 एन प्लस हाफ एच न्यू या फिर एन प्लस हाफ एच कट ओमेगा के द्वारा। फिर हमने यहां से रिजल्ट्स प्राप्त किए बच्चों। देखो रिजल्ट क्या प्राप्त हुए आपको, इस मॉडल को पढ़ने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि इससे पहले आप क्या क्या पढ़ चुके हो, थोड़ा समराइज करते हैं। तो देखो रिजल्ट क्या प्राप्त हुआ आपको, ई बार क्या आया आपका 1/2 या फिर एच न्यू 1/2 प्लस 1 ओवर ई की पावर एच न्यू ओवर केवीटी -1 के बराबर, यही आया था। या फिर आप एच कट ओमेगा की फॉर्म में लिखते तो एच कट ओमेगा 1/2 प्लस 1 ओवर ई की पावर एच कट ओमेगा ओवर केवीटी -1। ये दोनों ही एनर्जी क्या है, सेम है। देखो क्योंकि एनर्जी किससे दी जा रही है, एन प्लस हाफ एच न्यू और एन प्लस हाफ एच कट ओमेगा। इस वाली एनर्जी को एच कट ओमेगा से एनर्जी आपको मैं निकाल के बताऊंगा, किसमें, डिवाई मॉडल में, किसमें, डिवाई मॉडल में। या फिर आप और एच न्यू की फॉर्म में आप निकाल सके हो किसमें, आइंस्टाइन मॉडल में, किसमें बच्चों, आइंस्टाइन मॉडल में। अब ये जो आपको मीन एनर्जी प्राप्त हुई वो किसके रूप में प्राप्त होगी, इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में, आंतरिक ऊर्जा के रूप में। तो यदि इंटरनल एनर्जी प्राप्त हो जाएगी तो सीबी आप जानते हो, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, क्या हो जाएगा, du ओवर dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम, du ओवर dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो यहां से आपकी इंटरनल एनर्जी आ जाएगी। फिर हमने उनका एक तो उच्च ताप पर और एक निम्न ताप पर अध्ययन प्राप्त किया, तो आपको पता चला कि उच्च ताप पर तो ये Cb बराबर 3R से संतुष्टि करता है, अर्थात उच्च ताप पर आइंस्टाइन मॉडल ड्यूलोंग पेटिट लॉ से सहमति प्रकट करता है, अर्थात प्रायोगिक परिमाण के बराबर ही प्राप्त होती है। और निम्न ताप पर जब हमने देखा तो Cb आपका e की पावर -θe ओवर टी के समानुपाती प्राप्त हुआ, अर्थात निम्न ताप पर जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा स्पेसिफिक हीट का मान क्या होगा, एक्सपोनेंशियल रूप से कम होता जाएगा। ये थी आइंस्टाइन मॉडल तक की कहानी। अब अगले जो वैज्ञानिक आए स्पेसिफिक हीट के कंसेप्ट को लेकर वो थे आपके डीवाई। अब देखते हैं बच्चों डीवाई ने क्या अवधारणा मानी, क्या अपनी परिकल्पनाएं दी और उन परिकल्पनाओं के आधार पर उन्होंने कैसे स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स को एक्सप्लेन
किया। तो आपको आइंस्टाइन ड्यूलोंग पेटेट मॉडल में जो भी समस्याएं हैं वो आप कमेंट सेक्शन में बच्चों करके बता सकते हो। और आज पेन को भी लेके बैठना हो, साथ साथ लिखा करो, डेरिवेशन सॉल्व किया करो। ओके, तो देखो डिबाई मॉडल ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड, ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा का डिबाई मॉडल। तो देखो बच्चों, डिबाई नामक वैज्ञानिक ने ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा, डिबाई नामक वैज्ञानिक ने ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा को समझाने के लिए एक मॉडल या फिर एक सिद्धांत क्या किया? डिबाई नामक वैज्ञानिक ने ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा को समझाने के लिए एक सिद्धांत दिया जो निम्न परिकल्पनाओं पर आधारित है। तो देखो कौन कौन सी उसने एजम्पशन मानी थी, क्या परिकल्पनाएं दी थी जिनके आधार पर वो सॉलिड्स की स्पेसिफिक हीट को समझा पाया। तो नंबर वन थी बच्चों आपकी कि क्रिस्टल में परमाणुओं के जो कंपन हो रहे हैं, क्रिस्टल में जो परमाणु के कंपन हो रहे हैं वो स्वतंत्र अवस्था में ना होते हुए कैसे होंगे? युग्मित से आशय है जैसे ये एटम्स हैं क्रिस्टल में, तो पहले जो इनके कंपन हो रहे थे हम मान रहे थे कि इंडिपेंडेंट कंपन कर रहे हैं, स्वतंत्र रूप से कंपन कर रहे हैं। तो डिबाई ने माना कि अब जो ये एटम्स के जो कंपन होंगे वो स्वतंत्र रूप से ना होते हुए क्या होंगे? युग्मित रूप से, कपल्ड रूप से, अर्थात इसका कंपन इस पे डिपेंड करेगा। यदि ये कंपन करेगा तो ये अपनी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, स्थानांतरण गतिज ऊर्जा दूसरे एटम को देगा, तो ये भी कंपन करेगा, ये तीसरे एटम को पास करेगा। तो क्या करेंगे? एक दूसरे के मोशन पर डिपेंड करेंगे। अर्थात पहली एजम्पशन क्या थी इसकी? क्रिस्टल में परमाणु स्वतंत्र रूप से कंपन न करते हुए युग्मित रूप से कंपन करते हैं। अर्थात उनके कंपन उसके जो पड़ोसी एटम्स है उसके मोशन पे भी डिपेंड करेगा। यदि पहला एटम कंपन करेगा तो वो अपनी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी किसको देगा? दूसरे एटम को, जिससे वो दोनों के आएंगे मोशन में। स्वतंत्र रूप से कंपन न करते हुए युग्मित रूप से कंपन करते हैं। ये थी इसकी पहली परिकल्पना। नंबर दो है बच्चों, क्रिस्टल प्रत्यास्थ तरंगों के लिए, जो क्रिस्टल होता है आपका सॉलिड्स, क्रिस्टल प्रत्यास्थ तरंगों के लिए सतत मतलब कंटिन्यूअस, सतत माध्यम की भांति व्यवहार करता है। ये इसकी दूसरी परिकल्पना थी कि जो क्रिस्टल है आपका, क्रिस्टल से मतलब क्रिस्टल या ठोस किसे कहते हैं? जिनमें एटम्स जो होते हैं एक निश्चित दूरी के पश्चात अपने आप को
रिपीट करते हों। तो सेकंड थी इसकी, क्रिस्टल प्रत्यास्थ तरंगों के लिए सतत माध्यम की भांति व्यवहार करता है। नंबर 3 बच्चों, क्रिस्टल में परमाणु हर संभव आवृत्ति से कंपन करते हैं। क्रिस्टल में जितने भी परमाणु हैं वो हर संभव आवृत्ति से कंपन करेंगे। नंबर 3, क्रिस्टल में परमाणु हर संभव आवृत्ति से कंपन करते हैं। किसमें? क्रिस्टल में। कंपन की अधिकतम आवृत्ति अंतक आवृत्ति या टीवाई आवृत्ति कहलाती है। कंपन की अधिकतम आवृत्ति, कंपन की अधिकतम आवृत्ति डीवाई आवृत्ति या अंतक आवृत्ति कहलाती है, जिसे हम ओमेगा डी से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे ओमेगा डी से प्रदर्शित करते हैं। नंबर 4, प्रसामान्य विधाओं की आवृत्ति। नंबर 4, प्रसामान्य विधा से मतलब है जो कंपन हो रहे हैं वो एक ही आवृत्ति से हो रहे हैं। तो नंबर 4 है आपकी बच्चों, प्रसामान्य विधाओं की आवृत्ति 0 से अंतक आवृत्ति तक परिवर्तित होती है। प्रसामान्य विधाओं की आवृत्ति, प्रसामान्य विधाओं की आवृत्ति 0 से अंतक आवृत्ति या फिर बोल सकते हो डीवाई आवृत्ति ओमेगा डी तक परिवर्तित होती है। नंबर 5, डीवाई अंतक आवृत्ति का मान, डीवाई अंतक आवृत्ति जो आपकी ओमेगा डी है उसका मान अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंगों के लिए समान रहता है। नंबर 5 क्या है? डीवाई अंतक आवृत्ति का मान, डीवाई अंतक आवृत्ति का मान अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्ध्य तरंगों के लिए समान रहता है। किसका? जो आपकी अंतक आवृत्ति है जिसे आप रिप्रेजेंट कर रहे हो ओमेगा डी से, उसका मान जो आपकी लॉन्गिट्यूडिनल वेव और ट्रांसवर्स वेव है उन दोनों के लिए क्या रहेगा? समान रहेगा। प्रसामान्य विधाओं से बच्चों मतलब है आपका कि जब कंपन की आवृत्ति एक ही हो या जो कंपन हो रहे हैं वो एक ही आवृत्ति से हो रहे हो तो ऐसी कंपन की आवृत्ति कहलाएगी आपकी प्रसामान्य कंपन की आवृत्ति, या फिर उसको बोल सकते हो आप नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। अगला है बच्चों और लास्ट, देखो बच्चों अगला है आपका जो ठोस हैं उन ठोसों को समदैशिक, ठोसों को
समदैशिक मतलब एक ही दिशा में समांगी ठोसों को समदैशिक, समांगी, प्रत्यास्थ तथा सातत्य तथा सतत बोल सकते हो सातत्य की जगह, या फिर सांतक्य माध्यम में, सांतक्य माध्यम में माना जाता है। ओके, ये थे आपके स्टेटमेंट्स। इससे पहले आपने या फिर वीडियो में वापस पीछे जाके जो आपके स्टेटमेंट थे सारे उनकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो बच्चों, ठीक है ना। ये थी आपकी डिवाई की परिकल्पनाएं। डिवाई मॉडल ने इन परिकल्पनाओं के आधार पर अपना मॉडल प्रस्तुत किया था, जिसे हम डिवाई का विशिष्ट ऊष्मा सिद्धांत का मॉडल कहते हैं। देखो बच्चों, एक बार इस पे गौर डालना। नंबर 4 जो आपका स्टेटमेंट है कि प्रसामान्य विधाओं की आवृत्ति 0 से अंतक आवृत्ति ओमेगा डी तक परिवर्तित होती है। अर्थात 0 से, ये जो आपकी रेंज डिसाइड हुई 0 से ओमेगा डी, इसके मध्य आप कोई भी एक नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन लोगे, कोई भी एक कंपन विधा लोगे, जैसे ओमेगा 1, ओमेगा 2, कोई भी हो सकती है वो, ठीक है ना। तो उसका जो चेंज होगा वो 0 से और ओमेगा डी के मध्य कुछ भी हो सकता है। क्या हो सकता है? 0 से और ओमेगा डी मध्य अंतराल में एनी वैल्यू प्राप्त आपको हो सकती है। तो आपकी जो लोअर लिमिट होगी इस आवृत्ति की या कंपन विधाओं की आवृत्ति की जो चेंजेबल होंगी वो 0 होगी, और अधिकतम ओमेगा डी 0 से कम नहीं हो सकती और ओमेगा डी से ज्यादा नहीं हो सकती। अर्थात आप ये बोल सकते हो कि जो कंपन आवृत्ति 0 से, जैसे आप बोल रहे हो कंपन विधाओं की आवृत्ति 0 से अंतक आवृत्ति ओमेगा डी तक परिवर्तित होती है, तो जो ओमेगा आपको नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन है, कोई प्रसामान्य विधा है, उसकी रेंज कहां से कहां तक वेरी करेगी? 0 से और ओमेगा डी के मध्य। अर्थात 0 से और ओमेगा डी के मध्य आपकी अंतक आवृत्ति कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना बच्चों। ये थे आपके 6 स्टेटमेंट जिनके आधार पर डिवाई ने ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा का मॉडल प्रस्तुत किया था। एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आपको बच्चों। और कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि नोट्स, तो आपको यहाँ पे पूरा लिखाया जाता है बच्चों, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कंप्लीट लिखाया जाता है आपको नोट्स की तरह, तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, तो देखो इससे आगे ये तो हो गई इसकी परिकल्पनाएं, किसकी? डिवाई मॉडल की, कि इन्होंने क्या क्या परिकल्पनाओं के आधार पर अपना मॉडल प्रस्तुत किया था। आगे चलते हैं। अगला हेडिंग है बच्चों आपका सतत माध्यम में कंपन विधाओं की संख्या या फिर सतत माध्यम में प्रसामान्य विधाओं की संख्या। देखो बच्चों, हेडिंग यही है आपका, ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा का डिवाई मॉडल। अब इसमें आगे बढ़ते हुए हम पढ़ेंगे सतत माध्यम, जो मान रहे हैं हम, जो हमने परिकल्पनाओं में माना था कि ठोसों में जो माध्यम लेते हैं वो क्या होता है? सतत, समदैशिक और प्रत्यास्थ। तो पहली हेडिंग है आपकी सतत माध्यम में ठोसों की कंपन विधाओं की संख्या। सतत माध्यम में ठोसों की कंपन विधाओं की संख्या। किसमें? कंटिन्यूअस मीडियम के अंदर जो सॉलिड्स हैं उनकी कंपन विधाओं की संख्या क्या होगी? या फिर बोल सकते हो प्रसामान्य विधाओं की संख्या। ओके स्टूडेंट्स, सतत माध्यम में कंपन विधाओं की संख्या या फिर प्रसामान्य विधाओं की संख्या, ये आपका अगला हेडिंग है। तो देखो बच्चों,
डिवाई ने इसको समझाने के लिए क्या स्टेटमेंट दिया कि डिवाई के अनुसार क्रिस्टल में जो भी तरंगे संचरित हो रही हैं, क्या बताया डिवाई ने कि क्रिस्टल में जो भी तरंगे संचरित हो रही हैं वो एक निश्चित परास में, या फिर बोल सकते हो निश्चित आवृत्ति परास में मोशन ना करते हुए एक व्यापक आवृत्ति परास में मोशन करती हैं। व्यापक आवृत्ति परास से मतलब है 0 से और ओमेगा डी आवृत्ति के मध्य। अर्थात व्यापक आवृत्ति परास क्या से क्या स्टेटमेंट था उसका, 0 से और ओमेगा डी आवृत्ति के मध्य क्रिस्टल में जो प्रत्यास्थ तरंगे हैं वो लगातार क्या करती हैं, मोशन करती हैं। तो देखो बच्चों क्या बोला था डिवाई ने, डिवाई के अनुसार डिवाई के अनुसार क्रिस्टल में संचरित तरंगे, और तरंगे कौन सी होंगी आपकी, प्रत्यास्थ तरंगे। कौन सी तरंगे होंगी बच्चों, प्रत्यास्थ तरंगे। तो डिवाई के अनुसार क्रिस्टल में संचरित प्रत्यास्थ तरंगे एक व्यापक आवृत्ति परास, एक व्यापक आवृत्ति परास में